केजरीवाल जी 15 अगस्त का भाषण है, तो कुछ भाषण में कहेंगे क्या? अगर दिल्ली की बात छोड़ दे, अधिकतर सरकारी स्कूल कबाड़ खाने बने हुए हैं देश के अंदर। अच्छा, तो दिल्ली को छोड़ दें तो अधिकतर सरकारी स्कूल कबाड़ है। आप भाजपा पर हमला कर रहे हैं या इंडिया अलायंस के पार्टनर पर कर रहे हैं जिनके पास अपने अपने राज्य है? वैसे सरकारी अस्पतालों को लेकर के भी कुछ कहेंगे क्या? दिल्ली को छोड़ दें, देश के अन्य हिस्सों में सरकारी अस्पतालों का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। वाह वाह वाह, गजब कहा आपने। दिल्ली छोड़कर सभी जगह के सरकारी अस्पतालों का भी बुरा हाल है। तो क्या इसमें मैं मानकर चलूं कि ये जो कांग्रेस के 4 राज्य हैं, ममता दीदी का बंगाल है, तमिलनाडु है जो डीएमके का लेफ्ट का भी एक राज्य है, बिहार है जिसमें नीतीश कुमार हैं, तो सबके बारे में कह रहे हैं क्या? वैसे मजा आ रहा है केजरीवाल जी, आप बोलिए। देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे बिजली के पावर कट लगते हैं। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं या भारत के मुख्यमंत्री? वैसे समझ गया, ये मतलब लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी 15 अगस्त है, तो फिर आपके पास कोई प्लान भी होगा। आज मैं आपके सामने एक प्लान रख रहा हूँ। 5 साल के अंदर देश के सारे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप अगर ऐसे 5 साल की बात करेंगे ना, तो मैंने बड़ी स्टडी की है आपके ऊपर, और मेरे पास तो घोटालों की अल्फाबेट्स भी है, झूठ भी है, वो सब कुछ दिखा दूंगा। लेकिन जब मैं 15 अगस्त की ही बात कर रहा हूं ना दोस्तों, तो एक सवाल और पूछ लेता हूं। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने एक वादा किया था, जानते हैं? नशा मुक्ति का। कितने महीने के में नशा दूर करने का वादा किया था केजरीवाल जी? हम आपको नशा खत्म करके दिखाएंगे। 3 महीने में हम नशा खत्म कर देंगे। हमारी सरकार आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज एक नई गारंटी दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर नशा खत्म कर देंगे हम। इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन जानते हैं दोस्तों, चुनाव बीते 1.5 साल हो गए, 3-4 महीने की बात नहीं कह रहा हूं। केजरीवाल जी भूल गए, और 15 अगस्त पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, जो इनके सबसे करीबी नेता भी हैं, तभी इनको मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने फिर से एक नई तारीख दे दी है। जी हाँ, और माने ये वैसे ही हाल है ना जैसे दिल्ली में यमुना के लिए हर साल देते हैं ना। सुन लीजिए, अगली 15 अगस्त तो पहला, अगली 26 जनवरी तो पहला पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। वैसे थोड़ा ये विषयांतर हो गया, लेकिन जब केजरीवाल 15 अगस्त को पूरे देश के लिए एक विजन पेश कर रहे हैं, झूठा ही सही, क्योंकि झूठ बोलने में तो इन्होंने ही सबको ट्रेनिंग दी है ना। और ये तब शुरू हुआ दोस्तों जब ममता की पार्टी ने ममता को पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। तो आज की कहानी 15 अगस्त पर कैसे इंडी अलायंस के तमाम पार्टनर्स के बीच एक नई जंग छिड़ गई है, आज इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दोस्तों, कुछ कहानियां 15 अगस्त से जुड़ी हुई जो आपने नहीं देखी होंगी, क्योंकि एक ही 2 कहानी में तो पूरे न्यूज चैनल निकाल देते हैं ना। तो उन छोटी छोटी कहानियों को, बारीकियों को आपके सामने रख रहा हूं। कुछ पॉइंट्स के जरिए मैं पहले आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर केजरीवाल ममता आमने सामने आ गए। जी हां, अभी देखिए तीसरी बैठक भी नहीं हुई, ये हाल हो गया। दूसरा, इंडी अलायंस के झगड़े में केसीआर की एंट्री हो गई है, और ओवैसी साहब जो है ना, उन्होंने सस्पेंस बढ़ा दिया है। एक तीसरा पॉइंट, कांग्रेस ने सजाई नफरत की दुकान, मोदी की ओसामा से तुलना कर दी। आप सोचिए कहां तक पहुंच रहे हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और लाल किले के समारोह से, लाल किले के समारोह जिसमें प्रधानमंत्री ने तिरंगा फहराया, वहां खड़गे साहब गायब थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, आप समझ लीजिए, और उन्होंने पार्टी के कार्यक्रम को तरजीह दी। 4-5 कारण गिनाए दोस्तों, मैं जब आपको सुनाऊंगा ना आप हैरान हो जाएंगे। मैं उससे ही इंट्रो करता, लेकिन केजरीवाल जी चूंकि खुद मौजूद हैं तो उससे मैंने आपको शुरुआत करके दिखाया है। और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चंद्रचूड़ साहब हैं, उन्होंने लाल किले में एक शानदार नज़ीर पेश की है। एक और खबर दिखाऊंगा कि पीएम के भाषण को लेकर कैसे फर्जी दुष्प्रचार किया गया,
और उसका पर्दाफाश भी मैं आज इस वीडियो में करूंगा। तो चलिए केजरीवाल से ही शुरुआत कर देते हैं दोस्तों। इंडी अलायंस में प्रधानमंत्री पद को लेकर झगड़ा शुरू हो गया है। 2-3 पार्टियां एकदम खुलकर सामने आ गई हैं और 15 अगस्त के बहाने ही आ गई हैं। केजरीवाल वैसे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, लेकिन कल जब इन्होंने भाषण दिया तिरंगा फहराकर, तो ऐसे दिया मानो भारत के मुख्यमंत्री हो। मैं जानबूझ के कर रहा हूं, पूरा भारत भारत भारत, दिल्ली का कोई ठौर ठिकाना नहीं। बाढ़ आती है, हर थोड़ी सी मुसीबत होती है बाढ़ आ जाती है, इतनी परेशानियां, हर मुद्दे पर भारत को लेकर भाषण दिया। ऐसे दिया जैसे लाल किले से कोई एजेंडा पेश कर रहे हो, झूठ की रेवड़ी फैला सकते हो। अब तो रायता से भी ऊपर की चीज हो गई। और इतना ही नहीं, मैं आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिखा रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि फिर वही रिपीटेशन है। जो केजरीवाल का गैंग है ना, उन्होंने इनके भाषण को इतना फैलाना शुरू कर दिया कि मैंने ये देखा, आप देख लीजिए, ट्विटर पर जनाब नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगे। इसमें ये पार्टी बड़ी माहिर है। बाकी काम कुछ करे ना करे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका कोई जवाब नहीं है, ये मैं मानता हूं दोस्तों। और इसीलिए ट्रेंड करने लगते हैं। वैसे ही प्रचार में कितना पैसा खर्च करते हैं ये आप जानते हैं। अब आपके मन में दोस्तों ये सवाल उठता होगा कि अचानक केजरीवाल ने दिल्ली को छोड़कर पूरे भारत के सिस्टम को कोसना क्यों शुरू कर दिया। ये आपके मन में सवाल तो उठता होगा ना, तो उसका जवाब भी दे देता हूं, वजह भी बता देता हूं। ये देखिए, ये खबर, फिरहाद हकीम, ये ममता के सबसे करीबी व्यक्ति हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं। कह रही बंगाल की जनता प्रधानमंत्री पद पर विराजे ममता। जबरदस्त नारा है। और ये नारा जानते कहां लगा है? बंगाल में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हुए, टीएमसी के मंत्री भी शामिल हुए। पोस्टर बैनर पे भी यही लिखा हुआ था, जान लीजिए। और उसमें ये सारी चीजें हो रही थी, पूरे नारेबाजी, पोस्टर, जो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मतलब खुलेआम यह ऐलान कर दिया गया, डंका पीटा गया कि ममता ही प्रधानमंत्री पद की दावेदार होंगी। और एक खबर दिखा देता हूं, ये देखिए, ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, कहा देश के लिए अच्छा होगा। मतलब एक तरफ से नहीं, चौतरफा काम चल रहा है, दावेदारी पेश कर दी गई है, जा रही है वाली बात नहीं है। और इतना ही नहीं, ममता ने भी दावा कर दिया कि मोदी का यह आखिरी भाषण है। अब ममता इस प्रकार का दावा करेंगी दोस्तों, तो भला केजरीवाल जी कैसे चुप रहेंगे? तो जाहिर है केजरीवाल जी ने जता दिया कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो मोदी जी तो नहीं बना सकते, और इंडिया अलायंस में कोई बनाएगा तो सबसे ज्यादा हुनर इन्हीं के पास है। और हम सब जानते हैं दोस्तों कि झूठ बोलने में तो केजरीवाल सबसे आगे हैं। तो ये एकदम अलग ही लेवल पर खेलते हैं। मैंने पूरा भाषण देखा, विश्व गुरु नहीं बनेगा, विश्व गुरु ऐसे बनेगा, और मैं प्लान लेके आया हूं। मैंने तो इनकी कितनी प्लानिंग दिखाई है दोस्तों। मैं फिर से कभी इसको रिपीट करूंगा और दिखाऊंगा। तो इन्होंने झूठ बोलने में भी सैकड़ों झूठ बोले हैं, 70 तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब इस परिस्थिति में मैं नीतीश कुमार को भी लेकर आता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार कहां है, 3 में या 13 में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मगर प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई को ओवैसी ने दिलचस्प बना दिया। उन्होंने ये दावा ठोक दिया कि केसीआर में क्या कमी है, वो तो और बेहतरीन प्रधानमंत्री होंगे। और याद रखिए कि जो कुछ भी बता रहा हूं ना, वो कल 15 अगस्त के दिन ही सारी चीजें हुई हैं, ये बात याद रखिए। और जब 15 अगस्त की बात हो रही है दोस्तों, तो कांग्रेस की चर्चा करना जरूरी है। कांग्रेस अब तक मोदी को ही गाली देती थी, लेकिन इतनी नफरत बढ़ गई कि कांग्रेस ने अब खुलेआम जनता को गाली देना शुरू कर दिया है। और जनता से बढ़कर कल 15 अगस्त को यह भी बता दिया, सिद्ध कर दिया
कि देश के कार्यक्रमों से ऊपर पार्टी का कार्यक्रम है, पार्टी की कार्यक्रम को ही तरजीह दी जाएगी। आप देखिए एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूं। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने पीएम की तुलना रावण से की थी, लेकिन आइए लेटेस्ट में आलोक शर्मा जो इसके प्रवक्ता हैं, एक चैनल पर बातचीत के दौरान आज तक पर पीएम मोदी की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी है। आप खुद सुनिए ये बयान। बड़ा भारी एहसान किया उन्होंने देश की जनता के ऊपर कि उन्होंने मणिपुर के ऊपर बोल दिया। दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर प्रवचन दे रहे हैं। ये तो मोदी को गाली हुई, मोदी को गाली देने में भी ये 90 से ऊपर जा चुके हैं, याद रखिए। और मोदी से नफरत में इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि ये मतलब कुछ भी कह रहे हैं, जनता को गाली दे रहे हैं। आपको दिखाता हूं मैं कि ये कैसे देश की जनता और हरियाणा की जनता को गाली दे रहे हैं, राक्षस बता रहे हैं। और कौन बता रहा है? राहुल गांधी का सबसे करीबी आदमी, इस समय कांग्रेस में सबसे दिग्गज नेताओं में शुमार किए जाएंगे, रणदीप सुरजेवाला। देखिए हरियाणा की धरती पर क्या कह रहे हैं लोगों को। राक्षसों, भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। देख रहे हैं ना, हरियाणा के लोगों को या देश के लोगों को राक्षस बोल रहे हैं। ये कैसे, इनको कहां से इतनी ताकत मिलती है ये सब करने की? इस पे तो मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन ये जहां बोल रहे हैं वो याद रखिए, ये हरियाणा में बोल रहे हैं, कैथल में, और ये खुद हरियाणा के हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको मैं एक छोटा सा हिस्सा दिखा देता हूं। ये वही सुरजेवाला है दोस्तों, जो हरियाणा के जिंद में एक विधायक का चुनाव तक नहीं जीत पाए। और चुनाव जीतना तो दूर, आप हेडर पढ़ लीजिए, किसी प्रकार से जमानत जब्त होने से बचे। इसी हरियाणा में 1 साल के भीतर ये दोबारा चुनाव लड़े, विधायक का चुनाव, ये भी बता दूं, इस बार कैथल से। वहां भी विधायक का चुनाव हार गए। अब आप समझिए कि जहां ये हारे, उस हरियाणा के वोटर ने उन्हें ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी 2-2 बार हराया, भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त किया, और ये सीधे सीधे हरियाणा के लोगों को ही राक्षस बता रहे हैं। अब आगे बढ़िए, मोदी को गाली, जनता को गाली, अब देश वाला हाल भी देख लीजिए। खड़गे साहब पर आइए, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। लाल किले पर जो मुख्य भाषण चल रहा था ना सरकार का, देश का, वहां खड़गे साहब पहुंचे ही नहीं। आप देखिए इनकी कुर्सी, नाम भी है, खाली रह गई कुर्सी। अब जाहिर है दोस्तों, सवाल तो उठेंगे ना, लोग तो अलग अलग तरीके से पूछेंगे कि आप देश के स्वतंत्रता संग्राम समारोह, आजादी के समारोह के फंक्शन में आप नहीं हैं और आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बहुत गुणगान गाते कि कांग्रेस ने ही आजादी दिलाई, आपको समय नहीं मिला। लेकिन केंद्रीय जो मंत्री हैं दोस्तों, राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने क्या कहा पहले आपको वो सुनाता हूं। शायद उन्हें 10 जनपद से आदेश मिला होगा कि वहां नहीं जाना है, क्योंकि लोगों को वो तस्वीर अब भी याद है दोस्तों कि जब खड़गे साहब एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं, राहुल गांधी भी पहुंचते हैं, लेकिन कार्यक्रम में जो मुख्य जगह है वहां एक ही कुर्सी लगी है, खड़गे साहब नहीं बैठते हैं, वो तो हाथों की लकीर देखने लगते हैं। उसके बाद जब राहुल गांधी के लिए एक दूसरी कुर्सी बगल में रखी जाती है और राहुल गांधी बैठ जाते हैं, तब जाकर खड़गे साहब बैठते हैं। तो लोग तो सवाल उठाएंगे ना, लेकिन रुकिए, मैं आपको एक और कहानी दिखा देता हूं, और खुद खड़गे साहब वजह बता रहे हैं। बड़ा दिलचस्प है दोस्तों, सिर पीट लेंगे अपना। आप देखिए, आप केवल कारण गिनते चले जाइए कि लाल किले में खड़गे साहब क्यों नहीं पहुंचे। कारण नंबर 1 सुनिए। एक तो मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, देखे ना, आंखों का प्रॉब्लम है थोड़ा। अब दूसरा कारण बताइए खड़गे साहब, दूसरा कारण क्या है? दूसरा क्या है, मेरे को घर पर 920 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। देख रहे हैं ना, घर पे झंडा लगाने का प्रोटोकॉल, सुनते जाइए,
तीसरा कारण भी बता दीजिए। फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है। ये भी आपने सुन लिया, कांग्रेस के दफ्तर में झंडा लगाना है, इसीलिए नहीं गए। ये कांग्रेस के अध्यक्ष ही नहीं है दोस्तों, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। और कोई कारण हो तो बता दीजिए खड़गे साहब। और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। देख रहे हैं ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों और समझिएगा। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की वजह से, प्रोटोकॉल की वजह से रुकना पड़ता है। तो ऐसा तो हर समय होता है। मोदी जी ने नया नियम बनाया क्या? और इसके बाद ये मतलब बाकी मंत्रियों का नाम लेते हैं, लोकसभा स्पीकर का नाम लेते हैं। इन्होंने एक और कारण बताया, वो भी मैं आपको सुना देता हूं। कारण नंबर 5 सुन लीजिए। यूं ही जैसा उनको छोड़ते हैं वैसा तो मुझे रास्ता नहीं देते। क्या गजब कर रहे हैं, कह रहे हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर को जैसा रास्ता दिया जाता है वैसा इनको नहीं मिलता है। मैं तो यही बोलूंगा दोस्तों, गनीमत है कि इन्होंने ये नहीं कह दिया कि हमको झंडा फहराने के लिए नहीं कहा गया इसीलिए हम नहीं गए। कैसी बात, कैसा तर्क दे रहे हैं। लेकिन इन पर ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है ना, वो सवाल नहीं उठाएगा कि किस किस प्रकार के बहाने बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये आरोप तो सही है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने देश के ऊपर पार्टी के कार्यक्रम को तरजीह दी। इनको वो मौका, हक, कोई सवाल पूछने का हक नहीं है बाकी चीजों पर, क्योंकि इन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यक्रम को, आजादी के कार्यक्रम में जो मुख्य कार्यक्रम होता है उसमें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं गया और उन्होंने तमाम कारण गिना दिए। और ये वही मानसिकता है दोस्तों जिसमें कांग्रेस की यही कोशिश रही कि कांग्रेस सत्ता में रहे या ना रहे, महत्वपूर्ण संस्थाओं में कांग्रेस जरूर रहेगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की कहानी आपको याद होगी। ये वही मानसिकता है दोस्तों जिसमें यह कोशिश की गई है कि कांग्रेस सत्ता में रहे या ना रहे, गांधी परिवार का हमेशा संस्थाओं को कंट्रोल करने की जो चाहत है, या गांधी परिवार कंट्रोल करता रहेगा। तो ये स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जो काम दोस्तों खड़गे ने किया, वही काम इंडी अलायंस के एक और पार्टनर स्टालिन ने तमिलनाडु में किया। मुख्यमंत्री स्टालिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गवर्नर जो पार्टी देते हैं, औपचारिक पार्टी, टी पार्टी, उसका बहिष्कार कर दिया। लेकिन जानते हैं इन लोगों को, और खासकर कांग्रेस की बात कह रहा हूं मैं, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी से सीख लेनी चाहिए। व्यस्तता के बावजूद परंपरा के मुताबिक उन्होंने भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह में न केवल हिस्सा लिया बल्कि भाषण के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की तारीफ की कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सकारात्मक पहल की, तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसका अभिवादन स्वीकार किया, उन्हें धन्यवाद कहा। और ये बयान और जो चीफ जस्टिस की भाव भंगिमा है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा गजब का है दोस्तों। सुन ली, देखिए और सुनिए। हमने मातृभाषा में पढ़ाने पर बल दिया है। अब मातृभाषा में वो पढ़ाई कर सके उस दिशा में। और मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो जजमेंट देंगे उसका जो ऑपरेटिव पार्ट होगा वो जो अदालत में आया है उसकी भाषा में उसको उपलब्ध होगा। मातृभाषा का महात्मा आज बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस प्रकार से एक तो शामिल हुए और किस प्रकार से धन्यवाद कहा। सीखना चाहिए बाकी लोगों को भी। लेकिन आप ये याद रखिए कि जब ये इंडी अलायंस इस प्रकार से काम कर रहा है तो पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम एकदम से फेक न्यूज भी फैलाने में लग गया। मैं एक उदाहरण भी आपको देता हूं, देखिए इसे। ये शख्स है, वेरीफाइड अकाउंट है, ये कह रहे हैं कि मोदी ने कल के भाषण में 23 बार अपना नाम लिया, 23 बार। अब मजबूरी में मुझे भी रिसर्च करना पड़ा दोस्तों, तो मुझे पीआईबी की वो रिपोर्ट मिल गई जिसमें पूरा ट्रांसक्रिप्ट है। और जब मैंने सर्च किया तो देखा कि 7 ही बार इसमें मोदी का नाम आया है। लेकिन लोगों ने बहुत मेहनत की,
ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए। देखिए ये अच्छी बात है कि मोदी के चाहने वाले भी काम करते हैं। आप देखिए इस ट्विटर अकाउंट को, इसमें एक एक सेकेंड फ्रेम सब कुछ लिख दिया है कि कहां कहां मोदी का नाम आया है। 6-7 बार से ज्यादा नहीं आया, ट्रांसक्रिप्ट में 7 बार देखा मैंने, और इसमें ये सुनकर लिख रहे हैं कि कहां कहां मोदी का नाम आया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, कांग्रेस ने इस देश में जो नफरत की बाजार सजाई है, उसमें केजरीवाल ने तो झूठ का दुकान लगा लिया है, लेकिन जो पूरा गिरोह है ना, उसने अपने अपने हिसाब से चीजों को तय करना शुरू कर दिया है। और यकीन मानिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस इंडिया अलायंस को हराने के लिए किसी बाहरी की नहीं, इनका खुद का अंतर्विरोध, इनकी खुद की लड़ाई, इनका खुद का स्वार्थ, इनका खुद का सत्ता मोह इनको हराएगा, इनको एक्सपोज करता जाएगा। लेकिन आपके लिए, हमारे लिए ये जरूर महत्वपूर्ण विषय है कि हम बहुत ही पारखी नजर से इन्हें न केवल देखें बल्कि इनके बारे में लोगों को बताएं भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।